जैसे आपके बुक में चैप्टर होते हैं, तो भाग हो गए चैप्टर, और जो उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं वो हो गए अनुच्छेद। तो इस चैप्टर में 4 हेडिंग हैं, ऐसा कह लीजिए। तो 4 आर्टिकल हैं, उन्हीं को अपन को जानना है। और ये जानना है कि भारत है क्या, संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक की जो व्यवस्था है, अभी सब लोग म्यूट नहीं है क्या? तो जोड़ी कपड़ा। एक मिनट सर, आप अनम्यूट कर ले सर, आप अनम्यूट कर ले। अच्छा, तो संविधान के जो शुरू के 4 आर्टिकल हैं वो ये बताते हैं कि भारत में शामिल क्या क्या, और अगर शामिल नहीं है तो वो शामिल हो कैसे सकता है, उन्हीं के बारे में आज जानना है। तो आर्टिकल से शुरू करते हैं। अगर बेयर एक्ट आपके पास हो तो आप बगल में खोले रहिएगा, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, बेयर एक्ट आप बाद में भी देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, उसमें लिखा हुआ है, पहला आर्टिकल लिखिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब अगर इस आर्टिकल की व्याख्या करें तो इसमें 2 चीजें दी। एक दिया हुआ है कि भारत का नाम क्या हो, तो भारत का नाम होगा संविधान के अनुसार भारत या इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट लिखा मिलेगा आपको या भारत सरकार लिखा मिलेगा। जैसे हम सबके औपचारिक नाम होते हैं, जो हमारी मार्कशीट में लिखे होते हैं, जो हमारे सारे रिकॉर्ड में लिखे होते हैं, उसके अलावा फिर बहुत सारे नाम होते हैं, मुन्नू पन्नू कुन्नू, जिसके जो नाम है। उसी तरह भारत के जो ऑफिशियल नाम है संविधान के अनुसार, वो नाम है ऑफिशियल नाम, वो ऑफिशियल नाम है भारत अर्थात इंडिया। उससे भारत के बहुत सारे नाम हैं, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंडे, और जो भी अन्य नाम हैं, वो सारे नाम तो चलतू नाम है। संविधान केवल 2 नामों को महत्व देता है, भारत अर्थात इंडिया। दूसरा जो लिखा हुआ है राज्यों का संघ, उसका मतलब ये है कि भारत में शासन पद्धति किस प्रकार की होगी, गवर्नमेंट का जो सिस्टम होगा उसमें वो उसका मतलब क्या होगा। तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होगा उसके लिए मैं आपको पहले विश्व संदर्भ बता दूं, तब फिर भारत का संदर्भ आपको समझ में आएगा। तो विश्व का संदर्भ यह है कि पूरे भारत में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं मुख्य रूप से हैं। एक शासन व्यवस्था है एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। इस शासन व्यवस्था को आप परिवार के उदाहरण से समझिए। दोनों शासन व्यवस्था, एक है यूनिटरी सिस्टम और दूसरी है फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो यूनिटरी सिस्टम आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई घर ऐसा है, कोई घर ऐसा है जिसमें केवल पिता है, तो उस घर में जितने अधिकार होंगे वो सारे अधिकार पिता के पास सुरक्षित होंगे। और जो उसमें घर को संचालित करने के लिए जो उन्हें नौकर चाकर रखे होंगे, अधीनस्थ कर्मचारी रखे होंगे, वो उनके पास अधिकार नहीं होंगे। उन्हें उतना ही अधिकार होगा जितना पिता द्वारा उन्हें दिया जाए, जितना निर्देशित किया जाएगा उतना ही काम करेंगे। यूनिटरी सिस्टम यही है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है केवल एक ही गवर्नमेंट होगी पूरे देश में, और जब एक ही गवर्नमेंट होगी तो एक गवर्नमेंट में वही सारे काम अधिकार का उपयोग करेगी, सारी शक्तियां उसी के पास सीमित होंगी। और अगर वैश्विक संदर्भ में देखें तो इसका आइडियल एग्जाम्पल फ्रांस और ब्रिटेन, वहां एक ही सिस्टम। अब दूसरे परिवार की व्याख्या देखिए। अगर मान लीजिए परिवार में पिता तो हो ही और बच्चे भी हो जाएं, 4, 6, 8, 10 जितने भी हो जाएं, 2, 3 से लेके 8, 10, तो फिर क्या होगा, पिता और पुत्र के बीच संपत्ति का बंटवारा हो जाए।
और अगर वो बंटवारा ऐसा हो गया शक्तियों का कि सबके अधिकार बराबर बराबर कर दिए गए, सबके अधिकार बराबर, और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सब अपने अपने अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो अगर ऐसा कर दिया गया तो ये फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल। फेडरल सिस्टम में केंद्र और जितनी राज्य सरकारें होती हैं उनके बीच में अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा होता है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, संविधान में लिख दिया जाता है, और वो संविधान के अनुसार दोनों अपने अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, कोई दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं होता, ऐसी शासन व्यवस्था। इसका आइडियल एग्जाम्पल अमेरिका है। अब भारत कहां आता है? तो भारत ने जैसा अर्थव्यवस्था में किया वैसा ही शासन व्यवस्था में भी किया। भारत ने विश्व में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं चलती थी, पूंजीवाद और समाजवाद, तो भारत ने उन दोनों की मिश्रित व्यवस्था अपना ली। यही भारत ने राज्यों के संघ में भी किया। वास्तव में राज्यों का संघ दोनों के मिली जुली व्यवस्था है, जिसमें एकात्मक के भी लक्षण हैं और संघात्मक के भी लक्षण। एकात्मक का लक्षण क्या है? एकात्मक का लक्षण क्या है कि राज्यों के संघ में भारत की जहां तक बात देखें आप, तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और वो शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें तीन सूचियां बनी हुई हैं, आप सबको मालूम हो। तीन सूचियां हैं, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। इन सूचियों में कौन राज्य किन विषयों पर अपनी सत्ता का उपयोग करेगा वो राज्य सूची में लिखा हुआ है, संघ किन विषयों पर अपनी सत्ता का उपयोग करेगा वो संघ सूची में लिखा हुआ है, और दोनों किन विषयों पर कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में लिखा हुआ है। और मान लीजिए कि ऐसा कोई विषय है जो वर्तमान में किसी सूची में शामिल नहीं है, अगर भविष्य में ऐसा कोई विषय आएगा, जैसे सर्विस टैक्स का विषय आया, जैसे अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कानून बनाने की बात आई, तो अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। मतलब भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था की तरह केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि भारत ने राज्यों का संघ कहा क्यों? इसलिए कहा कि भारत में पिता और पुत्र का जो बंटवारा हुआ है उसमें पिता और पुत्र को अपनी अपनी बादशाहत कायम रखने का अधिकार तो है, लेकिन अगर घर खतरे में आ जाए, परिवार खतरे में आ जाए, तो परिवार जब सत खतरे में आ जाएगा तब पिता के पावर लड़के से ज्यादा हो जाए। भारत में भी यही व्यवस्था लागू, भारत में व्यवस्था लागू की गई है कि अगर देश संकट में है, देश की सुरक्षा संकट में है, आपात स्थितियां हैं, तो फिर केंद्र को स्पेशल पावर प्राप्त हो जाए, और तब भारत एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ चला जाए। मतलब ऐसा लगने लगेगा जैसे भारत में राज्य सरकार है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो शरीर है वो फेडरलिज्म का है, संघात्मक का है, लेकिन उसकी आत्मा यूनिटरी है, एकात्मक। अब प्रश्न ये है कि भारत ने इन दोनों की मिली जुली व्यवस्था क्यों अपनाई? राज्यों का संघ का मतलब क्यों अलग से किया? तो अंबेडकर जी ने इसके लिए कहा कि हमने जहां हमारा जो ओरिजिन है इसका कारण वहां छुपा। अमेरिका में जो अमेरिका फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बना उसकी वजह जान लीजिए। अमेरिका जहां जो आज अमेरिका आपको दिख रहा है वहां भी कभी अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था,
और अमेरिका के 13 राज्य छोटे छोटे जो थे, 13 राज्य न कहें, 13 अलग अलग देश कहें, उन सब में ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। उन 13 राज्यों ने यह सहमति बनाई कि हमें ब्रिटेन को भगा देना है यहां से। तो 13 राज्यों ने एक संघ बनाकर ब्रिटेन के खिलाफ आक्रमण किया और ब्रिटेन को वहां से खदेड़ दिया। अब उन्हें यह लगा कि अगर अब हम अलग अलग हो जाएं, तो हम अलग अलग अगर हो जाएंगे तो फिर से ब्रिटेन कहीं आकर ना हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, और अगर ब्रिटेन आक्रमण करने आ जाएगा तो हम फिर परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए उन 13 राष्ट्रों ने एक संयुक्त संघ बना लिया और कहा कि हम सबकी आपस में संप्रभुता कायम रहेगी, लेकिन जब हमारे ऊपर विषम परिस्थिति आएगी तो हम सब मिलकर सामना करेंगे। तो वहां जो संयुक्त राज्य अमेरिका बना, वो राष्ट्रों के बीच समझौते से संघ बना। भारत में ऐसा नहीं। भारत राज्यों के बीच समझौते से पैदा नहीं हुआ। भारत में केंद्र पहले बना है। अब भारत के इतिहास में ले चलूं, भारत में अगर आप प्राचीन काल को देख लीजिए तो भारत में आपको यूनिटरी सिस्टम ही मिलेगा। मौर्य साम्राज्य का जहां तक विस्तार था उस राजा का, वहां राजा ही सब कुछ करता था, राज्य नहीं था। राजा की ही पूरे देश में सत्ता चलती थी। यही तो एक ही गवर्नमेंट थी पूरे भारत। गुप्त काल में भी यही, मुगल काल में भी यही। तो प्रश्न यह है कि जब भारत का इतिहास एकात्मक शासन व्यवस्था का था तो संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे आ गई? अंग्रेज भी एकात्मक शासन व्यवस्था में ही विश्वास करते थे। एक ही गवर्नर जनरल होता था पूरे देश के लिए, वही पूरी सत्ता संभालता था। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हम संघात्मक शासन व्यवस्था में कैसे पहुंच गए? तो इसका जो ओरिजिन है वो है 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट, जिसमें पहली बार यूनियन शब्द का यूज, संघ शब्द का यूज, और वहां से भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरफ आगे बढ़ा, संघात्मक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ा। अब प्रश्न है कि फिर भारत ने अमेरिका को क्यों अडॉप्ट नहीं किया? क्योंकि भारत कमजोर केंद्र का दुष्परिणाम जानता था। भारत जानता था कि अगर राष्ट्र कमजोर हो गया तो उसकी कितनी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। इसलिए भारत ने कमजोर केंद्र को आत्महत्या करने के बराबर माना, और इसीलिए भारत ने राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख तो संविधान में किया, लेकिन जब राष्ट्र की अस्मिता और सुरक्षा की बात आएगी तब भारत ने कमजोर केंद्र नहीं बल्कि सशक्त केंद्र का इस्तेमाल किया, और इतना सशक्त केंद्र कि वह आपातकाल में आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 के तहत राज्यों की सत्ता को समाप्त करने की भी शक्ति रखता है। समवर्ती सूची पर भी केंद्र का कानून प्रभावित हो, और आर्टिकल 250, आर्टिकल 253, आर्टिकल 249 के तहत अगर प्रस्ताव आ गया तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र ही कानून बनाने लगे। मतलब आपात स्थिति में भारत संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में चला जाएगा, और इस व्यवस्था को भारत ने एक नया नाम दिया जिसे कहा जाता है राज्यों का संघ। प्रश्न पूछा जाता है कि ये राज्यों का संघ शब्द कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिए। तो ये कनाडा के संविधान से ये शब्द आया है। अब प्रश्न ये है, ये तो अभी आर्टिकल 1 का पहला भाग मैंने एक्सप्लेन किया, राज्यों का संघ। तो राज्यों के संघ की अंबेडकर जी ने व्याख्या किया है कि राज्यों का संघ का मतलब ये है कि हमारा जो संघ बना है वो राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना जैसा अमेरिका का बना। और दूसरा क्या है, चूंकि हमारा संघ राज्यों ने नहीं बनाया, संघ ने राज्यों को बनाया है, इसलिए हमारे यहाँ राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार भी नहीं।
ये व्याख्या है राज्यों के संघ की। अब आर्टिकल 1 के दूसरे भाग में मैं आता हूं। तो दूसरे भाग में लिखा है कि संघ और उनके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में, पहले शेड्यूल में। अनुसूची में एक जैसे अनुच्छेद के लिए एक अनुसूची रख दी गई है और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन अनुसूची में, शेड्यूल में दे दिया। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्या होंगे, कौन कितने राज्य होंगे, क्या डिटेल होगा, ये सारा पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। लिख लीजिएगा, भारत का राज्य क्षेत्र क्या है। टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के अनुसार तो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, पहला फर्स्ट राज्यों के क्षेत्र, पहला है स्टेट टेरिटरी, राज्यों के क्षेत्र, या सिंपल लिख लीजिए राज्य। अगर आपसे पूछे टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है, किसे कहेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसमें पहला आएगा सारे राज्य। कितने राज्य हैं इस समय? 28। इसका मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में पहले 28 राज्य शामिल होंगे। दूसरा ये भी शामिल होगा जो दूसरा बता। दूसरा क्या शामिल होगा? सारे यूनियन टेरिटरी शामिल होंगे, संघ शासित क्षेत्र शामिल होंगे। 8 हैं तो 28 राज्य शामिल हो गए टेरिटरी ऑफ इंडिया में, 8 संघ शासित क्षेत्र शामिल हो गए। और तीसरा भाग उसका पढ़िए तो उसमें लिखा है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब एक्वायर्ड एरियाज। एक्वायर्ड का मतलब ये कि आज वो भारत में नहीं है शामिल, लेकिन अगर भविष्य में किसी संधि से या किसी समझौते से या युद्ध करके या किसी अन्य प्रकार से कोई विदेशी क्षेत्र भारत को मिलेगा तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल होगा। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है? राज्य, दूसरा संघ शासित क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, एक्वायर्ड किए जाएं। कैसे अर्जित होंगे? युद्ध करके, संधि करके, समझौता से, पुरस्कार से, किसी भी तरह मिले, वो सारे क्षेत्र भारत के संघ क्षेत्र में शामिल हैं। एक वर्ड यहां और यूज होता है, भारत का संघ और भारत के क्षेत्र में क्या डिफरेंस है? इंडियन यूनियन और टेरिटरी ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है? भारत का संघ और भारत के क्षेत्र में क्या डिफरेंस है? तो जब आपसे पूछे आर्टिकल 1 के अनुसार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि अगर भारत का संघ पूछता है तो उसमें केवल 28 राज्य शामिल हैं, और अगर आपसे पूछता है भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है तो उसमें 3 चीज शामिल है, 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। ये डिफरेंस है आर्टिकल 1 के अनुसार। तो भारत का संघ का मतलब केवल राज्य, भारत के शासित क्षेत्र का मतलब वो 3। ठीक। अब इसके बाद आर्टिकल 1 में केवल इतनी ही व्याख्या की गई है। अब प्रश्न ये है कि अर्जित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अर्जित क्षेत्र होता है जिसे हम अर्जित करें किसी भी तरह। अर्जित कैसे किया? जैसे हमने सिक्किम को अर्जित किया, जैसे हमने बांग्लादेश के एरिया को अर्जित किया, पाकिस्तान के एरिया को अर्जित किया। अब आर्टिकल 2 में आ, अभी तक तो आर्टिकल 1 की व्याख्या। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है संसद विधि द्वारा, या संसद किसे पावर है? पार्लियामेंट। क्या पावर है? कि वो कोई भी नया क्षेत्र भारत में शामिल कर सकती है, अर्थात संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या है कि ऐसे क्षेत्र जो अभी भारत में शामिल नहीं है, लेकिन जब वो भारत में शामिल होंगे तो उनसे वो राज्य बना सके, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और भारत ने ऐसा किया भी है। अब इसमें देखिए इसकी व्याख्या समझिए। इसमें यह लिखा है कि संसद नए क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती,
अब शामिल कर सकती है, इसमें एक बात छिपी, एक बात नहीं लिखी हुई है। हम शामिल तो कर सकते हैं नए क्षेत्र को, कहां से? विदेश से मिलेगा तो। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम अपना कोई क्षेत्र विदेश को दे भी सकते हैं? इस पर संविधान मौन है। आर्टिकल 3 में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। आर्टिकल 2 केवल नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात कर रहा है। अब नए क्षेत्र, अब हम भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेश को सौंप सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं, इसके लिए संविधान नहीं है। मतलब संविधान लेने की बात कह रहा है, देने की चर्चा नहीं कर रहा है। और यही विवाद पैदा हुआ था बेरुबाड़ी के बाद। मैं पहले आर्टिकल 3 और 4 बता देता हूं, उसके बाद बेरुबाड़ी बात। तो आर्टिकल 2 कहता है वो राज्य बनाएगा, वो क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएगा, संसद अगर चाहेगी, जो क्षेत्र अभी भारत में नहीं है, कहीं से मिल रहा है, या जो अभी राज्य नहीं है, उसे भारत में राज्य बनाया जा सकता। तो फिर आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 2 और 3 का डिफरेंस अच्छे से समझिए। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद, जो राज्य हैं अभी वर्तमान में, जैसे अभी 28 राज्य, तो संसद उन 28 राज्यों में से 2 राज्यों को आपस में मिला सकता, पहली चीज। दूसरा, उन राज्यों के नाम बदल सकता, तो 2 राज्यों को मर्ज कर सकता है, उनका नाम बदल सकता है, उनकी सीमा बदल सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, उनका एरिया चेंज कर सकता है, इतने पावर। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? जो राज्य अभी हैं उन्हीं को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पुनर्निर्धारण कर सकता है, उसका रीडिटर्मिनेशन कर सकता है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? जो राज्य नहीं है उसे राज्य बना सकता है। बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3। लेकिन आर्टिकल 3 में नए राज्य बनाने की एक प्रक्रिया दी हुई। वो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया विशिष्ट प्रक्रिया। जैसे ही नया राज्य बनाना होगा, आर्टिकल 3 के तहत जैसे ही नया राज्य बनाना हो, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? लोकसभा या राज्यसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा नए राज्य बनाने। प्रक्रिया लिखिएगा, समझिएगा, पूछा भी जाता है। तो नए राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, कहीं भी रखा जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा। अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो ओम बिड़ला साहब को प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा का सभापति आपको पता है उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वेंकैया नायडू जी को प्रस्तुत किया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर ये प्रस्ताव राज्य के पुनर्गठन का ना होता, राज्य के सीमाओं के परिवर्तन का नहीं होता, तो विधानसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत कर दे। लेकिन ये राज्य की बाउंड्री के चेंज करने का प्रस्ताव है, तो इसकी प्रक्रिया ये है कि ये प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं होगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपनी कंसेंट न दे। तो ओम बिड़ला साहब को अगर ये प्रस्ताव आया है लोकसभा में, तो ओम बिड़ला साहब उसे सदन में नहीं प्रस्तुत करेंगे, उसे राष्ट्रपति के पास उनकी कंसेंट जानने के लिए, उनकी पूर्व संस्तुति के लिए प्रस्तुत कर देंगे, भेज देंगे। तो वो प्रस्ताव जो लोकसभा में आया था, उसको ओम बिड़ला साहब ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेज दिया। अब कोविंद जी के पास चला गया, तो जब कोविंद जी के पास चला गया तो कोविंद जी भी उसे स्वीकृत नहीं दे देंगे, अभी एक प्रक्रिया और जुड़ी। वो प्रस्ताव कोविंद जी जिस राज्य का विभाजन किया जाना है, जिस राज्य में परिवर्तन किया जाना है, उस राज्य की विधानमंडल को उसका ओपिनियन जानने के लिए भेज दिया जाता है। मतलब पहले राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति जानने के लिए जाएगा, फिर वहां से वो राज्य, जैसे मान लीजिए अभी तेलंगाना बना,
तो तेलंगाना के लिए राष्ट्रपति ने, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना, तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार हैं, उनके पास वो प्रस्ताव भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ताकि आंध्र प्रदेश ये बता सके कि ये नया राज्य बनाने में उसका अभिमत क्या है। अब एक निश्चित समय के भीतर वो विधानमंडल जिसका कि विभाजन किया जाना है, वो अपना अभिमत देकर और राष्ट्रपति के पास फिर भेज दे देगा। अब राष्ट्रपति के पास फिर आ जाएगा। अब राष्ट्रपति में वो या तो अपनी सहमति देगा वो विधानमंडल कि हाँ बना दिया जाए नया राज्य, या कहेगा नहीं बनाया जाए। आंध्र प्रदेश ने कहा था कि नहीं बनाया, तो नहीं बनाने का प्रस्ताव भेजा। पर संविधान कहता है कि मत तो जानना है, लेकिन वो मत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं, जैसा आंध्र प्रदेश वाले में हुआ। आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने कहा कि हम नहीं बनाना चाहते नया राज्य, लेकिन उसके बाद भी नया राज्य बन गया। तो फिर वो जब राष्ट्रपति के पास आ जाएगा वो प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देंगे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं देंगे। लिखा संविधान में यही है कि राष्ट्रपति देंगे, लेकिन आर्टिकल 74 पढ़िए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। तो राष्ट्रपति वो जो प्रस्ताव आया या विधानमंडल से सहमति का या असहमति का, उस पर मंत्रिपरिषद से सलाह मांगेंगे। और मंत्रिपरिषद यदि कहती है कि नया राज्य बना देना है, भले उसने नो कहा है, तो फिर राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देकर उसे विधानमंडल में भेज दे। अब प्रश्न ये है कि अगर विधानमंडल का मत मानना ही नहीं है, तो ये इतनी बड़ी नौटंकी, इतना बड़ा लेंथी प्रोसेस क्यों की गई? तो उसका कारण ये है कि मत जानने का मतलब ये नहीं है कि मत मानना है, वो तो फिर बाध्यता कहलाता है। मत जाना जाता है। अगर विधानसभा में ने ऐसा कोई तर्क दिया है जो लॉजिकल है, जो देश हित में, जो उस राज्य की जनता के हित में, और उन तर्कों के आधार पर वो कहती है कि इस राज्य को नहीं बनाना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करे। लेकिन अगर राज्य कहता है, राज्य इसलिए केवल विरोध कर रहा है कि उसके राजनीतिक हित साधे जा सके, उससे जनता के हित का कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र हित का कोई लेना देना, तो फिर ऐसी मत को राष्ट्रपति मानने के लिए क्यों बाध्य किया जाना चाहिए? नहीं बाध्य किया जाना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया, और इसीलिए ये संवैधानिक व्यवस्था। अब वो वहां से अनुमति राष्ट्रपति संस्तुत करके भेज दिया विधानसभा में। अब विधानसभा में वो जब राज्य पुनर्गठन का वो प्रस्ताव आएगा, तो वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा, सिंपल मेजोरिटी से। और आप सबको पता है कि सिंपल मेजोरिटी से पारित होने वाले प्रस्ताव में आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान होता है, संयुक्त बैठक का भी प्रावधान होता है। तो उस पर चाहे तो अगर गतिरोध पैदा हो जाए तो संयुक्त बैठक भी आयोजित की जा सकती है, और अगर गतिरोध पैदा नहीं हुआ तो अलग अलग भी दोनों विधानसभाओं से पारित कराया जा सकता है। अब मेरे ख्याल से साधारण बहुमत का मतलब तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो उसे भी स्पष्ट करो। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक। मान लीजिए लोकसभा में 545 मेंबर है, जिस दिन वो प्रस्ताव आया राज्य पुनर्गठन का, उस दिन 400 लोग उपस्थित थे, तो साधारण बहुमत का मतलब हुआ 400 का आधा 200 प्लस 1, यानी 201 सदस्य अगर उसके पक्ष में वोटिंग कर देंगे तो वो लोकसभा से पारित। इसी तरह राज्यसभा में हो जाएगा, और जब दोनों से पारित हो जाएगा तो उस राज्य में वो सारे परिवर्तन हो जाएंगे जो उस प्रस्ताव में शामिल थे। और वो प्रस्ताव पारित हुआ आंध्र प्रदेश के ना करने के बाद, और तेलंगाना नया राज्य बना।
तो तेलंगाना जब नया राज्य बन गया तो उसमें राज्य का अभिमत नहीं माना। ये है आर्टिकल 3 और उससे जुड़ी प्रक्रिया। आर्टिकल 3 की प्रक्रिया ये है कि प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही प्रस्तुत होगा और प्रस्ताव पर विधानमंडल का अभिमत भी जाना जाएगा, लेकिन अभिमत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। 60 में इतना लिखा है। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा। एक आर्टिकल और आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि चाहे आर्टिकल 2 के तहत राज्य बनाना हो, चाहे आर्टिकल 3 के तहत राज्य बनाना हो, आपको संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं। आपको आर्टिकल 368 पता होगा, नहीं पता तो एक भाग है आपके संविधान का, भाग 20 लिख लीजिए जिसे नहीं पता। भाग 20 पार्ट 20, और उसमें केवल एक ही आर्टिकल है। आर्टिकल 20 में भाग 20 में एक ही आर्टिकल है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 368। उस 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगा, संविधान में संशोधन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया दी, प्रोसीजर दी। उस प्रोसीजर में 2 तरह की प्रोसीजर उसमें दी। एक प्रोसीजर दी है स्पेशल मेजॉरिटी। अब प्रश्न यह है, सिंपल मेजॉरिटी आप समझ गए, स्पेशल मेजॉरिटी क्या? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है, वैसे तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है पर मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 शर्तें जुड़ जाती हैं। पहली कंडीशन है कि टोटल जितने मेंबर हैं उस फ्लोर में, उस सदन में, उसका बहुमत चाहिए। जैसे अगर लोकसभा में 545 अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान में है तो उसका बहुमत चाहिए। तो 545 का बहुमत हो गया 273, इतने तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है, जितने लोग उपस्थित होंगे उसका 2/3 चाहिए। तो अगर 500 लोग उपस्थित हैं तो उसका 2/3 चाहिए। तो 500 का 2/3 कितना हो जाएगा, 366-67 के आसपास हो जाएगा। इतने सदस्य चाहिए तब संविधान में संशोधन होगा आर्टिकल 368 के। एक प्रोसीजर तो ये आर्टिकल 368, टोटल का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3, तब स्पेशल बहुमत माना। संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में तो इस प्रक्रिया से संशोधन होता है। और दूसरी प्रक्रिया ये है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको आधे राज्य विधानमंडलों का भी समर्थन चाहिए। जैसे अभी जीएसटी का संशोधन हुआ है तो जीएसटी में स्पेशल मेजॉरिटी से तो पारित ही हुआ, साथ में आधे राज्य विधानमंडलों, 28 राज्य हैं तो 14 राज्य विधानमंडल से पास होना चाहिए। और जब 14 राज्य विधानमंडल से पास हो जाएगा तब फिर वो मिलेगा, वो संशोधन संविधान में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के कितने तरीके, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के 2 तरीके, एक स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्य का समर्थन। लेकिन अगर आपसे आर्टिकल 367 नहीं पूछ रहा, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान में संशोधन करने के कुल कितने तरीके, तो 3 तरीके, 2 आर्टिकल 368 में और एक आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 कह रहा है कि अगर राज्य का पुनर्गठन करना है तो वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा। और साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्यों का 50+1। और इसीलिए
संविधान में संशोधन, पुनर्गठन वाला संशोधन, पुनर्गठन भी संविधान में संशोधन ही माना जाता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से नहीं, साधारण बहुमत की प्रक्रिया से। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 4 में दिखा। ये आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। अब आर्टिकल 2 में फिर से आ जाए। आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करे। लेकिन एक प्रश्न ऐसा उपस्थित हो गया जिसमें शामिल नहीं, बल्कि शामिल तो करना था पर कुछ भाग देना भी था। बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल का एक थाना एरिया, मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। जब रेडक्लिफ ने सीमा का निर्धारण किया था तब उस एरिया को लेके विवाद पैदा हो गया, और भारत की और पाकिस्तान की जो सीमा थी वो ऐसे जिग जैग थी, वहां पे सुरक्षा करने में भी बड़ी असुविधा हो रही थी। तो नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे और नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दोनों के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि हम लोग अपनी सीमा रेखा को सीधी कर लेंगे, और सीमा रेखा के सीधी करने से कुछ भाग भारत का पाकिस्तान जा रहा था और पाकिस्तान का कुछ भाग भारत आ रहा था। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है, 1958 में हुआ है, नेहरू नून एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है नेहरू नून समझौता, 1958। उस समझौते में यह था कि पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएगा, भारत का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल। जैसे ही यह समझौता हुआ और विपक्षी दलों को मालूम चला, वैसे ही जनता के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ कि भारत का कोई क्षेत्र किसी पाकिस्तान को कैसे दिया जा रहा। प्रश्न खड़ा हो गया। जब विवाद बढ़ा तो राष्ट्रपति के पास ये जानकारी गई। राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब उनके पास ये विवाद पहुंचा तो उन्हें भी लगा कि लगता है संविधान में ये चीज तो छूट गई, अब इसमें क्या किया जाए। ऐसा तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं कि देने के लिए क्या करना है। तो आपके संविधान का एक आर्टिकल है 143, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सके। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब ने आर्टिकल 143 का उपयोग किया और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। उस सलाह के मुख्य बिंदु ये थे कि क्या भारत अपना कोई क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है। अगर सौंप सकता है तो उसे सौंपने की प्रक्रिया क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कि ये जो क्षेत्र सौंपा जाएगा ये आर्टिकल 3 के तहत साधारण बहुमत से सौंपा जाएगा या इसके लिए आर्टिकल 368 की प्रोसीजर अडॉप्ट करनी होगी, अर्थात विशेष बहुमत वाली प्रोसीजर। यह प्रश्न उपस्थित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर डिबेट हुई। इस डिबेट में मुख्य जो बिंदु था डिबेट करने का, वो आर्गुमेंट थे प्रस्तावना में। आप अगर प्रस्तावना पढ़िए तो प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे थे, उन्हीं शब्दों को वकील साहब लोगों ने पकड़ लिया। आप सब वकीले साहब हैं, वकील साहब तो एक शब्दों में खेलते हैं। वो शब्द को पकड़ा, सरकार ने भी वहीं से आर्गुमेंट दिया और जिसने विरोध किया उनने भी आर्गुमेंट दिया। विरोध करने वालों ने कहा कि भारत में लिखा हुआ है एकता, तो क्या एकता में की परिभाषा के अंतर्गत भारत का कोई क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपना शामिल है? ये एकता की डेफिनेशन में आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि भारत में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्र का मतलब ही है शक्ति जनता के माध्यम से सरकार को मिलनी।
गणराज्य का मतलब है हमारा जो प्रधान होगा वो जनता चुने। तो क्या उस सरकार और उस राष्ट्र प्रमुख जिसको शक्ति जनता ने दिया है, क्या उसे ये अधिकार है कि वो जो जिस जनता ने वो अधिकार दिया है उसी जनता को वो दूसरे देश को सौंप दे? आपको पता होना चाहिए कि जब क्षेत्र पाकिस्तान में जाना था तब उस क्षेत्र की जनता को भी पाकिस्तान जाना था, और उसी जनता ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों को चुना था और उसी जनता ने सरकार को चुना। सरकार ने आर्गूमेंट दिया, सरकार ने कहा जिस प्रस्तावना की चर्चा हो रही है उसी प्रस्तावना के में लिखा हुआ है संप्रभुता, सॉवरेन। संप्रभुता का मतलब है संसद को यह शक्ति है कि वह कोई भी निर्णय ले सकते, देश के अंदर और देश के बाहर। यह शक्ति संविधान ही देता है और संसद ने देश के हित में ही यह फैसला लिया और यह पावर हमें उसी प्रस्तावना से ही मिलता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जो डिसीजन लिया वो डिसीजन ये था कि संसद को यह शक्ति है कि वह भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को सौंप सकता। तो नेहरू नून समझौता किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर यह क्षेत्र सौंपना है तो वो आर्टिकल 3 से नहीं होगा, उसके लिए आर्टिकल 368 की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, 368, और 368 की प्रक्रिया अनुसार ही उसे आप सौंप सकते हैं। मतलब आप उसे विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराइए, तब किसी विदेशी क्षेत्र को, विदेश को हमारा क्षेत्र सौंपिए। और तब 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ, 9th अमेंडमेंट 1960, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, जिसके तहत भारत का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत आया। तो आने वाले में तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी जाने वाले में, और इसलिए 9वां संविधान संशोधन पास किया गया 1960। अब यही किया गया बाद में 100वें संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भी लिख लीजिए। 100 अमेंडमेंट 2015 में हुआ। इसमें भारत के 111 गलियारे, 111 कॉरिडोर बांग्लादेश को सौंप दिए गए और बांग्लादेश के 51 कॉरिडोर भारत में शामिल कर लिए। वो भी उसी फैसले के, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, बेरूवाड़ी वाद के अनुसार हो गया। आज की डेट में अगर आप ये कहिए कि आर्टिकल 2 की अब क्या व्याख्या है, तो आर्टिकल 2 की अब व्याख्या ये है कि भारत कोई विदेश का क्षेत्र ले भी सकता है और भारत अपना कोई क्षेत्र विदेश को सौंप भी सकता है। तो आज की डेट में भारत की न कहें, आर्टिकल 2 की व्याख्या ये हो गई है कि हम क्षेत्र ले भी सकते हैं, क्षेत्र सौंप भी सकते हैं। ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की स्थिति है। यही किया भारत ने सिक्किम के साथ। आप सबको लगता है कि 47 में हम स्वतंत्र हो गए थे, 47 में नहीं स्वतंत्र हो गए थे, 75-76 तक भारत की स्वतंत्रता चली है। सिक्किम, आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, सिक्किम अलग था। केवल भारत को विदेश, सुरक्षा और संचार मिला हुआ था, बाकी वहां राजा का शासन, और राजा हुआ करते थे वहां के चोग्याल। वो शासन उनका चला 75 तक। बाद में चोग्याल के खिलाफ जब जनता आक्रोश करने लगी तब वहां 35वां संविधान संशोधन हुआ। सिक्किम का दर्जा प्रोटेक्टोरेट का था, संरक्षित राज्य का था। मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताए थे। एक बताया था कॉलोनी, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर पूरी तरह अधिकार रखता है।
दूसरा बताया था डोमिनियन, जब नाम मात्र का अधिकार रखता है। तीसरा होता है प्रोटेक्टोरेट, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने पास रखता है, बाकी वो राज्य स्वतंत्र होता है। सिक्किम का दर्जा यही था, प्रोटेक्टोरेट का, संरक्षित राज्य का दर्जा। तो संरक्षित राज्य से 35वां संशोधन द्वारा उसे संयुक्त राज्य बनाया गया, जोड़ा गया भारत से। और फिर जनमत संग्रह हुआ। जब जनमत संग्रह में चोग्याल के पक्ष में जनता ने मतदान नहीं किया, राजतंत्र से जनता लोकतंत्र में आने को उतावली हुई, भारत में शामिल होने को उतावली हुई, तो फिर सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया। यहां भी संविधान संशोधन किया गया क्योंकि विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना था, और ये भी बेरुवाड़ीवाद के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसी निर्णय को इंप्लीमेंट करने के लिए किया। एक आप लोग और जानना है, जो प्रस्तावना की बहस हुई थी उस पर एक डिसीजन और आया था। एक डिसीजन है मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1957 का डिसीजन। मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का डिसीजन। उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो इनफोर्सिएबल नहीं, मतलब लागू करना बाध्यता नहीं है। जैसा नीति निर्देशक तत्व का स्टेटस है, उसी तरह का स्टेटस है प्रस्तावना। इसलिए प्रस्तावना किसी को ना तो शक्ति देता है, ना किसी से शक्ति छीनता है। ये भी कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। वो मैंने आपको प्रस्तावना वाले चैप्टर में बता दिया, इसलिए यहाँ नहीं बताया। यहाँ जितना काम का था उतना बताया। तो इस तरीके से 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का अंग बना। आप ये सोचिए कि 47 से जो विलीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, वो 75 में आके समाप्त हुई। उस 47 के बाद तो बहुत सारे राज्य भारत में मिलाए। गोवा बाद में आया, दमन दीव बाद में आया, पांडिचेरी बाद में आया, लक्षद्वीप बाद में, बहुत सारे राज्य बाद में, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब बाद में आए। अब वो आज के लेक्चर में हो नहीं पाएंगे, अभी तो मैंने केवल संवैधानिक प्रावधान बनाए। दरअसल भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र होने तक इतनी एकता थी भारत में कि लग रहा था इतनी राष्ट्रभक्ति तो किसी में हो ही नहीं सकती। और इसको ऐसे समझिए कि हमारे घर में जब किसी दूसरे से विवाद हो, तो हमारे भाई भाइयों का आपस में विवाद भी होगा, पर दूसरे से लड़ने के लिए हम यूनाइट हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरे से विवाद खत्म होता है, तो फिर उसने मेरे कपड़े पहन लिए, वो मेरे कमरे में सो गया, उसने 1 फुट मेरी वहां जमीन भी दबा ली है। इन छोटे छोटे मुद्दों में हम लड़ने लगे। यही भारत के साथ भी हुआ। जैसे ही राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, तो कोई कह रहा था भाषा मेरी वाली लागू होनी चाहिए, कोई कह रहा था मेरी वाली लागू होनी चाहिए। कहीं जाति के आधार पे दंगे हो रहे थे, कहीं धर्म के आधार पे दंगे हो रहे थे, कहीं क्षेत्र के आधार पे दंगे हो रहे थे, तो कहीं भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात हो रही थी, तो कहीं क्षेत्र के आधार पर भाषा बनाने की बात। इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए किसी तरह एकीकरण भारत का। अब वो अगले लेक्चर में बता पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का अब अकेले वही लेक्चर है, तो वो आज नहीं हो पाएगा। कैसे रियासत बनी, कैसे पटेल और मेनन जी ने उसको भारतीय संघ में मिलाया, कैसे फिर राज्य बने, और आज तक कितने राज्य कब कब बने, वो पूरा एक चैप्टर। धन्यवाद। मेरे ख्याल से चीजें आपको स्पष्ट